सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण कविज देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की कविज। आज की कविज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो बताना है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? आपको कथन दिए जाते हैं। पहला है, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित व सर्वाधिक व्यापक संविधान है। पहला कथन क्या है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित व सर्वाधिक व्यापक संविधान है। दूसरा कथन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। तीसरा विकल्प है, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। चौथा है, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। यह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित व सर्वाधिक व्यापक संविधान है। बिल्कुल सही है, ये भारतीय संविधान निर्मित है, लिखित व सर्वाधिक व्यापक है। दूसरा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। बिल्कुल सही है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तीसरा, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। नहीं, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं है। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से 42वें संविधान संशोधन 1976 में जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तब मूल कर्तव्यों की संख्या थी 10 और वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हो गए? वर्तमान में मूल कर्तव्य हो गए 11, क्योंकि 2002 में जो 11वां मूल कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन द्वारा और जोड़ दिया गया है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाया गया है। तो भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। तो बिल्कुल सही है, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा कि संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। यह बात गलत है। यह पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से संबद्ध नहीं है? भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म है वो सही रूप से संबद्ध नहीं है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है क्या? दूसरा है, कनाडा संविधान से संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं। अमेरिकी संविधान से न्यायिक सिद्धांत लिए गए हैं। ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो आपको बताना कि इन युग्मों से कौन सा युग्म संबद्ध नहीं है, सही नहीं है। तो विद्यार्थियों, बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो नहीं ली गई है, क्योंकि जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्थाएं ली गई हैं। अमेरिकी संविधान से न्यायिक सिद्धांत लिए गए हैं और ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो देखिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। आज की कविज का अगला प्रश्न क्या है? आज की कविज का अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क की कुंजी स्वीकार किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी स्वीकार किया है? आपको विकल्प दिए जाते हैं, केशवानंद भारती विवाद, दूसरा है बेरुबारी विवाद, तीसरा विकल्प है मिनर्वा मिल विवाद और चौथा है शंकरी प्रसाद
वाद। तो विद्यार्थियों इसका उत्तर हो जाएगा बेरुबारी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क की कुंजी स्वीकार किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेरुबारी विवाद। तो देखिए विद्यार्थियों, सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार उद्देशिका का प्रयोग संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में झांकने और उनके उद्देश्य को जानने में प्रयोग किया जा सकता है। बेरुबारी वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका है, संसद है, वो इसमें संशोधन कर सकती है। तो इस प्रकार से बेरुबारी विवाद में इसको प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क की कुंजी स्वीकार किया गया। संविधान सभा की सदस्य संख्या निर्धारित थी। तो आपको बताना है कि संविधान सभा की सदस्य संख्या थी वो कितनी निर्धारित थी? 389, दूसरा बिंदु 390, तीसरा 388, चौथा 395। इसका उत्तर हो जाएगा संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित थी? 389 सदस्य संख्या निर्धारित थी। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान में से सबसे अधिक उपबंध किस से लिए गए हैं? तो आपको बताना, आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और बताना है कि इनमें से भारतीय संविधान में सबसे अधिक उपबंध किस से लिए गए हैं। तो 4 विकल्प में पहला विकल्प है आयरलैंड के संविधान से, दूसरा है ब्रिटिश संविधान से, तीसरा है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से, और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो देखिए विद्यार्थियों, निम्न में से भारतीय संविधान में सबसे अधिक उपबंध यानी सबसे ज्यादा जो भारतीय संविधान उसका स्रोत यदि माना जाए तो वो क्या है? आयरलैंड का संविधान, ब्रिटिश संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। तो देखिए विद्यार्थियों, भारत शासन अधिनियम 1935 है, उससे भारतीय संविधान में सबसे अधिक उपबंध लिए गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखते हैं विद्यार्थियों, देखिए विद्यार्थियों, इसमें जो लगभग 70% हिस्सा है वो भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो देखिए 70% हिस्सा किससे लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, इसलिए भारतीय संविधान में सबसे अधिक उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से स्वीकार किए गए हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावना में सुस्पष्ट उभरता है? तो प्रस्तावना में अच्छी तरह से सुस्पष्ट क्या उभरता है यदि प्रस्तावना को देखा जाए तो? पहला है संविधान कब अधिनियमित हुआ, दूसरा जिन आदर्शों को प्राप्त करना है उनका उल्लेख है, शासन का तंत्र किस प्रकार का इसका उल्लेख है, या फिर प्राधिकार का स्रोत क्या है। तो इस प्रकार से अब आपको विकल्प दिए जाते हैं कि वे 1 नंबर है 2, 3 और 4 सही है, दूसरा है 1, 2 और 3, तीसरा है 1 और 2 और चौथा विकल्प है ये सभी। तो देखिए निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावना में सुस्पष्ट उभरता है? प्रस्तावना में क्या सुस्पष्ट उभरता है? संविधान कब नियमित हुआ था उभरता है प्रस्तावना में, जिन आदर्शों को प्राप्त करना है यह भी प्रस्तावना में लिखा हुआ है, शासन का तंत्र कैसा होगा यह भी प्रस्तावना में उल्लेखित है, इसी प्रकार से प्राधिकार का स्रोत क्या होगा यह भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुस्पष्ट लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं, तो भारतीय संविधान में समानता का जो उल्लेख है वो 5 अनुच्छेदों में किया गया है। आपको बताना है कि ये 5 अनुच्छेद कौन कौन से हैं। आपको विकल्प दिया जाता है अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा है अनुच्छेद 16 से 22, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद
13 से 17 और चौथा विकल्प है ये सभी। तो देखिए भारतीय संविधान में समानता का उल्लेख जिन 5 अनुच्छेदों में है वो अनुच्छेद कौन से हो जाएंगे? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान की किस विशेषता का हमारे संविधान पर प्रभाव नहीं पड़ा? तो आपको बताना कि अमेरिका के संविधान की वह कौन सी विशेषता है जिसका भारतीय संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहला है संघ व्यवस्था, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा शक्ति पृथक्करण और चौथा है न्यायिक पुनर्निरीक्षण। तो देखिए संघीय व्यवस्था है वो अमेरिका के संविधान की देन है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान की देन है, शक्ति पृथक्करण का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान की देन नहीं है, न्यायिक पुनः निरीक्षण का जो प्रभाव है वो भी अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान पर पड़ा है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है या विचार है, ये अमेरिका के संविधान की देन नहीं है। अब देखते हैं विद्यार्थियों आज की क्विज का अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया, कब किया? सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में, दिसंबर 1946 में और नवंबर 1946 में। भारतीय संविधान में जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन कब किया? अंतरिम सरकार किसके द्वारा बनाई गई थी? जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री के काल में बनाई गई थी। तो अब आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन कब किया था? सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में, दिसंबर 1946 में, नवंबर 1946 में। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सितंबर 1946। तो विकल्प नंबर 1 से हो जाएगा। कब किया गया था? सितंबर 1946 में। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के विषय में सही है? तो आपको बताना है कि इसमें से जो कथन दिया गया है वो प्रस्तावना के विषय में कौन सा कथन सही है। इसके विषय में प्रस्तावना के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला है इसे 2 बार संशोधित किया गया है। दूसरा विकल्प यह न्यायालय के अधीन परिवर्तनीय नहीं है। तीसरा सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया कि यह संविधान का अंग है। उपयुक्त सभी। यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के विषय में सही है? तो इसे 2 बार संशोधित किया जा गया नहीं, 1 बार संशोधन हुआ है। यह न्यायालय के अधीन परिवर्तनीय नहीं है, नहीं परिवर्तनीय है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह संविधान का अंग है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसमें विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है। अब देखते हैं विद्यार्थियों आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का जब निर्माण किया गया था उस समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? पहला है BN राव, दूसरा है KT शाह है, तीसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर और चौथा है AK अय्यर। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन बनाए गए? तो विद्यार्थियों यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 1 चुना है BN राव, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवादी शब्द से अभिप्राय है? तो कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी पद दिया गया है उसका क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है?
पहला है गरीब व अमीर के मध्य दूरी कम करना। दूसरा है न केवल उत्पादन वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना बल्कि गरीब व अमीर के मध्य दूरी भी कम करना। तीसरा है उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना। चौथा है सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहन व निजी क्षेत्रों का उन्मूलन ही कर देना। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद शब्द से मतलब यह है गरीब व अमीर के मध्य दूरी को कम करना। तो देखिए, समाजवाद में केवल यही नहीं कि भी गरीब व अमीर के मध्य की दूरी उसको कम कर दिया जाए। दूसरा विकल्प है न केवल उत्पादन के व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना बल्कि यानी राष्ट्रीयकरण भी करना और गरीब व अमीर के मध्य दूरी है इसको भी कम करना, तभी समाजवाद सच्चा समाजवाद आ पाएगा। तीसरा उत्पादन व वितरण के सभी साधनों को राष्ट्रीयकरण करना, यह भी केवल बात एक सत्य नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहन व निजी क्षेत्र का उन्मूलन करना, यह भी सही नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर विकल्प हो जाएगा न केवल उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना बल्कि गरीब व अमीर के मध्य दूरी को भी कम करना है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों की श्रेणियों को कब निरस्त कर दिया गया था? तो आपको बताना है कि संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों की जो श्रेणियां बनाई गई थी उनको कब निरस्त किया गया था। तो देखिए विद्यार्थियों, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों की 4 श्रेणियां बनाई गई थी, ए बी सी डी। कितनी श्रेणियां? 4। कौन कौन सी? ए बी सी डी। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956, कब? 7वें संविधान संशोधन 1956 में इनको समाप्त कर दिया गया था, इनको निरस्त कर दिया गया था। तो देखिए क्या दे रखा है, 1954 में, दूसरा 1956 में, तीसरा है 1950 में और चौथा विकल्प 1955 में। तो इसका उत्तर, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1956 में। कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ए बी सी डी जो श्रेणी थी उनको समाप्त कर दिया गया। ए बी केंद्र और राज्यों को ही इसमें शामिल रखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1956 में। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है भारत का मूल संविधान कितनी अनुसूचियों में विभाजित था? भारत का मूल संविधान कितनी अनुसूचियों में विभाजित? तो विद्यार्थियों आपको विकल्प दिए जाते हैं। पहला विकल्प है 12, दूसरा विकल्प है 11, तीसरा विकल्प है 10 और चौथा विकल्प है 8। तो अब बताना है आपको कि भारत का मूल संविधान, अब नहीं, मूल संविधान कितनी अनुसूचियों में विभाजित था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, 8 अनुसूचियों में विभाजित था। और अब कितने अनुसूचियां? अब 12 हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, संविधान की प्रस्तावना को किसने राजनीतिक कुंडली कहा है? संविधान की प्रस्तावना को किसने राजनीतिक कुंडली कहा है? तो देखिए, पहला है राजगोपालाचारी, दूसरा है एम मुंशी, तीसरा है स्वामीनाथन और चौथा है बी एन राव। चौथा विकल्प है बी एन राव। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा एम मुंशी ने। तो एम मुंशी ने क्या कहा है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में क्या कहा है? राजनीतिक कुंडली कहा है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने राजनीतिक विज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को हल किया। आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार से राजनीतिक विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।